131 अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में अराउंड डिलिमिटेशन एंड इंक्रीज ऑफ लोकसभा सीट एंड डिफ्रीज ऑफ 1971 सेंसस फॉर द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी इसमें डिबेट्स हो रही हैं। कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब में ये तो होना ही था। समवेयर वी हैड टू रीलुक इनटू आवर लोकसभा सीट्स और हमें बढ़ाना था, एडजस्टमेंट करना था। ये तो होना ही था। बट जिस प्रकार से किया जा रहा है, जिस तरह से नैरेटिव बिल्ड करके हम कर रहे हैं, इसमें मुझे कुछ-कुछ आपत्तियाँ हैं एंड आई एम शेयरिंग माय ओपिनियन ऑन दिस। नंबर 1, ये जो पूरा पैकेज है ऑफ डिलिमिटेशन हो, अनफ्रीज़ ऑफ 1971 का सेंसस बेसिस हो, यू टॉक अबाउट डिलिमिटेशन, ये सारा कुछ आर्टिकल 80, 81, 170 जो भी ये पैकेज में आ रहा है 131 अमेंडमेंट बिल के अंदर में, इट इज़ बीइंग promoted under the guise of we are trying to implement the Women Reservation Act of 2023। इससे मुझे सीरियस आपत्ति है बिकॉज अगर आप अभी का स्ट्रेंथ देखें लोकसभा में 543 सीट्स, 543 सीट्स मतलब अगर इसमें विमेन रिजर्वेशन 1/3 लागू कर देते तो 181 सीट्स हो जाता विमेन के लिए और मेन के लिए कम हो जाता अबाउट 362 सीट्स। बट व्हाट वी हैव डन इज कीपिंग 543 या 544 इंटैक्ट। Men have not compromised, men have not really given up some of the privileges। हमने सीधा बढ़ा दिया नंबर को 816। उसका 1/3 is about 272 and the rest is the men's seat in the Lok Sabha। तो ये मुझे इससे इन प्रिंसिपल प्रॉब्लम है। ओके, हम बात कर रहे हैं अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, विमेन के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो तिगड़मबाजी हो रहा है एट द हाईएस्ट एशेलॉन्स ऑफ लॉ मेकिंग, at the temple of India's democracy, at the highest pinnacle of what we thought is symbolic of India's nation making, वहाँ पर आप ये तिगड़मबाजी कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन के नाम में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल से मन खट्टा होता है और खासकर all of us who have been aware, who have been reading, who are genuinely concerned and who are supportive of women reservation, it feels like the population is taken for a ride because अगर opposition इस बिल को अप्रूव नहीं करती है, पास होने नहीं देती है, it will be known as that they are anti women reservation, that they are anti women rights। तो ये जो हमने पैकेज बनाया इन द नेम ऑफ विमेन रिजर्वेशन के नाम से हम ये सब कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल मुझे बहुत घटिया लग रहा है, इफ आई कैन से दैट। एंड इवन स्पीच ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये पूरा डिस्कशन स्पीच पार्लियामेंट में विमेन राइट्स का अराउंड ही हुआ है। ओके, सो इट समवेयर द बिगर इश्यूज जो डिलिमिटेशन का था उसको हम बड़े आराम से छुपा कर पैकेज करके विमेन रिजर्वेशन के नाम में हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सोच के बुरा लग रहा है कि what are we doing at one of the highest levels of law making, policy making, that is seriously upsetting me। Now, second thing, second आपत्ति मेरी क्या है? देखिए, जब 1971 का सेंसस हमने फ्रीज किया था दैट कि हम डिलिमिटेशन और लोकसभा सीट्स को फ्रीज कर देंगे 71 सेंसस पे, फंडामेंटली रीजन क्या था? फंडामेंटली रीजन ये था कि अगर 1961 का सेंसस देखें, अक्रॉस स्टेट्स हमारे टीएफआर काफी ज्यादा थे। वो केरल हो, वो तमिलनाडु हो, ऑल ऑफ देम हैड टीएफआर ऑफ मोर देन 6.1, 6.2। हालांकि द टीएफआर ऑफ यूपी वाज इवन मोर, टीएफआर ऑफ बिहार वाज इवन मोर। बट अगर फट से कंपेयर करें 1971 सेंसस के साथ हम कंपेयर करें, देयर इज अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द टीएफआर ऑफ states like Tamil Nadu, Kerala, and they were hitting around 5 and less than 5, whereas the TFR of UP, Bihar continued to be very, very high। तो इससे ना एक टाइप का इनसिक्योरिटी हो गया। और आगे चल के देखें, बाय द टाइम वी वर 2001 में पहुंचे, द टीएफआर ऑफ तमिलनाडु, द टीएफआर ऑफ केरल हैड कम डाउन टू ऑलमोस्ट 2 एंड बिलो। ओके, वेरएज अभी भी मोर देन 2, 3 था इन फॉर दैट मैटर एंड मोर यूपी बिहार में। सो ये पूरा प्रोसेस कि हमने 71 में फ्रीज क्यों किया था, इट वाज टू गिव टाइम फॉर द कंट्री एज ए होल टू कैच अप इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन कंट्रोल। अरे टाइम किसको दे रहे हैं? हम टाइम तमिलनाडु, केरल, आंध्रा को नहीं दे रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं नदर्न स्टेट्स टू कैच अप। वी गिविंग टाइम टू नदर्न स्टेट्स कि आप भी अपना प्रोपोर्शनली काफी कम करिए ताकि हम पैरिटी में रहेंगे। तो दिस वाज वन टाइप ऑफ अ डेमोग्राफिक जस्टिस की बात हो रही थी। तो जब 2001 में हमने वापस फ्रीज किया फॉर अनदर 25 इयर्स, आइडिया वही था कि अगले 25 साल में तो कुल मिला के 1971 से लेकर 2026 तक ये 50-55 साल का जो टाइम है, ये बेसिकली नदर्न स्टेट्स
को, बिहार को, यूपी को आप टाइम दिया जा रहा है, राजस्थान एंड एमपी को टाइम दिया जा रहा है कि आप प्लीज अपना डेमोग्राफी नंबर्स ठीक कर लें। सो इस स्टोरी में वेयर द टाइम इज गिवन टू द हाई ग्रोथ स्टेट्स टू रैशनलाइज द नंबर्स, ओके, वी कैन नॉट टॉक इन 2026 कि व्हाट कैन वी डू, यूपी का तो ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनका तो अधिकार बनता है, बिहार में ज़्यादा नंबर्स हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ये थोड़ा अनफेयर डिबेट हो रहा है। अगेन सी अल्टीमेटली आप डेमोक्रेसी देखें, डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी प्रिंसिपल्ड सिस्टम ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सेंस ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच है। डेमोक्रेसी इज नॉट ब्रूट नंबर्स, इट्स नॉट ब्रूट मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स अ फेयरनेस वाला कंसेप्ट है, और उस फेयरनेस को हमने किसी तरह मैथमेटिकली उसको हमने एक्सप्रेस किया है। So I think the concern that southern states are losing out because they have lesser numbers, okay, this I think is a very fair criticism, where the government should have been a bit more sensitive in how they announce the packaging of the bill. इसी लिंक से एक और है कि इतना बड़ा डिसीजन है where parliamentary representation matters, where the southern states are going to have their seats compromised. इतना बड़ा डिसीजन क्यों हमने एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में नहीं किया? कहीं हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कहीं बोलते हैं हम इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड वी नीड टू लिव टुगेदर, यूनिटी की बात होती है। तो क्या ये वो मुद्दा नहीं था where all political parties should have been called up? We should have had a proper parliamentary committee debating, discussing before the draft even was given out for the sake of consideration. आपने 48 आवर्स के अंदर में आपने दिया और वोटिंग पे ले आए, यहाँ पर एक ट्रस्ट इरोड हो जाता है, यहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टेकन फॉर ग्रांटेड जो फीलिंग है, दैट समवेयर इज वेरी वेरी पेनफुल। तो मेरा आपत्ति इससे भी है कि the whole democratic trust based approach, okay, is being compromised, and I think I am justified to some extent if I am a bit more idealistic here, okay. You cannot be taking people for granted, वो नॉर्थ हो, साउथ हो, एनी रीजन ऑफ इंडिया हो। तो ये मेरा सेकंड आपत्ति था। द थर्ड आपत्ति ये है, अब देखिए 2023 में जो हमारा विमेन रिजर्वेशन एक्ट हमारा हुआ, उसका इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन यही था दैट विमेन रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन, आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस प्रॉपर आने के बाद। सो अगर आप मान के चलें कि 26 में हमारा सेंसस हो रहा है, 27 में आंकड़े आएंगे, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज वी कैन नॉट बी रेडी विद द डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन 29 के इलेक्शन में। तो ये विमेन रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए, इट वाज बीइंग प्लान्ड फॉर 2034, पर जो जल्दबाजी करके हमने इसको डिकपल कर दिया कि नहीं, वी विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन टू हैपन फॉर द विमेन रिजर्वेशन, वी विल नॉट वेट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, और हमने इसको जो अलग कर दिया कि नहीं, वी विल गो फॉर रिजर्वेशन इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर सेंसस एग्जिस्ट। Okay. This again is somewhere telling us कि कुछ ना कुछ तो सरकार ने सोचा कि it might be against their interest अगर इस प्रोसेस को डिले कर देते हैं। I must acknowledge the fact that the political processes are important. कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट खिलाफ तो काम नहीं करेगी, बट देन इस लेवल का अगर हम मैनिपुलेशन करेंगे, इस लेवल का अगर हम मैनेज करेंगे सिस्टम्स, तो इसमें अगेन वही होता है, डेमोक्रेसी से भरोसा उठ जाता है। समथिंग टोल्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी बात से तो कंसर्न थी कि अगर हम 2026 या 27 सेंसस के बेसिस पे करते हैं और विमेन रिजर्वेशन को हम अगर छोड़ देते हैं, तो शायद 29 के इलेक्शन में हमारा नुकसान हो सकता है। किसी तरह कैलकुलेशन, बिकॉज आई बिलीव द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट हो, एनडीए गवर्नमेंट, they are very very smart in terms of strategizing, very very smart in terms of managing their electoral victory. They are not any people working just like that. काफ़ी कैलकुलेशंस होते हैं, बैकरूम मैनेजमेंट होता है, लॉट ऑफ गिव एंड टेक होता है। तो कुछ डेटा तो है इनके पास में that tells them that 2029 election will be tough for them, and it's important that ये सारा कुछ पहले कर लें ताकि 29 के इलेक्शन ये और सिक्योर कर ले अपने आप। तो ये जो विमेन का जो इशू था रिजर्वेशन का, डिकपल करके हमने पहले ही कर दिया, दिस इज टेलिंग अस कि समवेयर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर बीइंग ट्राइंग टू बी मैनेज्ड।
it doesn't look like a very very fair process to me because उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और ऑलमोस्ट जल्दबाजी में किया गया लग रहा है. आई एम कंसर्न अबाउट दैट. बाय द वे एक चीज़ बता दें आपको, ये जो हमारा नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, आप ये चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुने. जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, the seat of Lok Sabha capacity is about 888 का कैपेसिटी है. और वैसे ही राज्यसभा का जो कैपेसिटी है, इट इज़ वेरी मच ऑन द लाइन्स वी कैन इंक्रीज नंबर्स राइट नाउ. इसका मतलब है कि बहुत पहले का प्लानिंग है ये. इट्स नॉट समथिंग हैपेंड ओके वेरी वेरी फास्ट. ये बहुत पहले से प्लानिंग करके हम सोच चुके थे कि भाई पार्लियामेंट इतना बढ़ेगा एंड हाँ वी विल हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 800 प्लस सीट्स. ओके एंड नाउ वी आर सीइंग द अर्जेंसी ऑफ गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम. तो दिस काइंड ऑफ गिव्स मी दैट सेंस कि इतने प्लानिंग, इतने सारे इश्यूज को मैनेज करके जो आप इलेक्शंस करा रहे हैं, इसमें क्या फेयरनेस है? इज इट पॉसिबल द होल थिंग इज बीन मैनेज्ड to the benefit of one party, even if the party has the right to take care of its interests? It looks like democracy कहीं हद तक compromise हो सकता है. Okay, ये मेरा तीसरा आपत्ति है. My third objection was this. The fourth objection, which I think is even more serious. देखिए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, ये सब कुछ जो पैकेज किया गया है as a part of 131 amendment bill. These articles fall under the category of a special majority amendment. जो आर्टिकल 368 है, जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 2/3 सिटिंग एंड वोटिंग, more than half of the seats of the Lok Sabha and Rajya Sabha, and also ratification by the states by majority. ये स्पेशल मेजॉरिटी है. तो आप कुछ भी आप चेंज करना चाहें 81 में, 82 में, आर्टिकल में, आप चेंज करना चाह रहे हैं द सेंसस ईयर, ये सब कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से ही हो सकता है. द अमेंडमेंट बिल 131 इस स्पेशल मेजॉरिटी में आता है, बट इसमें कैच है कि आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड एंड द एक्ट हैज बीन मेड, द बेसिस ऑफ चूजिंग द सेंसस, द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है इज नो लॉन्गर अंडर 368 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. या मतलब क्या है? एक बार ये बिल पास हो गया, उसके बाद में सरकार जो है सिंपल मेजॉरिटी से काफी कुछ चेंजेस कर सकती है. कौन सा सेंसस उठाना है? 2011 उठाना है कि 26 उठाना है? दिस कैन बी डन सिंपली बाय अ सिंपल मेजॉरिटी पास्ड इन द पार्लियामेंट. द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन कैसे होगा? वो भी सिंपल मेजॉरिटी हो सकता है. दिस अगेन इज अ बिट स्कैरी फॉर मी, बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनली देखें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं अराउंड डिलिमिटेशन, अराउंड सीट्स में, दे हैव टू कम अंडर द स्पेशल मेजॉरिटी बिकॉज इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व है. ये पार्ट ऑफ फेडरल राइट्स है, इज अ पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम है. बट ये जो साइड डोर से धीरे से हमने एंटर करा दिया कि नहीं, एक बार पास करा दो, उसके बाद में इट्स एंटायरली द पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव, स्टेट्स इन्वॉल्व ही नहीं होंगे ऑलमोस्ट in the whole process. Now this again is scary. Yeah, actually this in particular is very much against the democratic principles for which our country has been standing for. तो ये जो manipulations हैं, I mean if you ask me very duly, I do respect the fact the present ruling government, the party BJP, NDA, they come across very very methodical, very detailed. जो ये सब काम किया जा रहा है, these are constitutional experts हैं. ये ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, ये टिपिकल लॉयर्स हैं हु हैव वर्कड डाउन द निटी ग्रिटीज. इनफैक्ट इसका पहला नमूना हमें मिला था द वे आर्टिकल 370 वाज टेकन अप एंड वेरी मेथोडिकल प्रोसेस. कैसे कश्मीर में उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाईपास करके पार्लियामेंट को स्टेटस दिया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर. हाउ वी वेरी स्मार्टली मैनेज द प्रेसिडेंट्स रूल. इट टेल्स मी कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं हु कैन रीड एंड हु कैन टेल अस द लूप्स एंड गैप्स एंड मैनेज इट. बट ये मेरे लिए बहुत खौफनाक हो जा रहा है कि एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन सिटीजन who is aware of what's happening, to see this type of manipulation, and importantly the opposition has no clue about it. The opposition does not know much about it. वो लास्ट मिनट में घुसा के फटाफट अमेंडमेंट पास कर दिया जा रहा है, फटाफट वॉइस वोट में ख़त्म हो जा रहा है. ओके, तो ये जो प्रोसेस है इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल.
इनफैक्ट यही प्रोसेसेस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं अल्टीमेटली जो किसी भी डेमोक्रेसी को सार्थक बनाती हैं। यही प्रोसेसेस हैं जो डेमोक्रेसी का जो नींव है, फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको साकार बनाती हैं एंड वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट अबाउट दीज़ प्रोसेसेस। सो ये मेरे कुछ आपत्तियां हैं एंड लेट मी वंस अगेन अपील टू ऑल ऑफ यू से डेमोक्रेसी को हमें एक मैथमेटिकल बेसिस नहीं देखना चाहिए। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अबाउट नंबर ऑफ सीट्स, इज अबाउट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वन पर्सन वन वोट, इतना सिंपल चीज नहीं है। डेमोक्रेसी एक वैल्यू सिस्टम है। डेमोक्रेसी एक सोशल वैल्यू बेस्ड आइडिया है, एक फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी बहुत धीरे धीरे ओवर ईयर्स एंड डेकेड्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद मैच्योर होता है। So if we have this kind of a concerted, a organized, this type of a very well managed systems where institutions get compromised, then there is erosion of faith. There is definitely erosion of the union that is India, which is part of this larger cooperative federalism. So ये मेरे कुछ concerns हैं. I hope you all appreciate this. Do let me know. Okay, I'm sure there'll be a lot of voices against what I have said. Okay, आपके अपने arguments होंगे. But this is what I have thought and I have shared. Let me know what you think and do keep in touch and let's talk about what are the other type of reforms India can do. Shabir from Edacademy.